जय हिंद साहब। और कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वाक्य विचार। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना आपको, ठीक है? देखिए, आरंभ करते हैं। वाक्य विचार, सभी यहां ध्यान दें। क्या पढ़ रहे हैं जी हम? वाक्य विचार। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? एक सामान्य सी परिभाषा हम यदि वाक्य की लें तो क्या होती है? क्या होती है? वाक्य किसे कहते हैं? बताइए, किसे कहते हैं? ये शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। भाई, क्या शब्दों का सार्थक समूह होना किसी वाक्य की रचना कर देता है? जी नहीं। उसमें कुछ गुण होने जरूरी हैं। उसमें कुछ गुण होने जरूरी हैं। उन गुणों की हल्की हल्की मैं व्याख्या करूं। एक तो उसमें किसका गुण होना चाहिए? आकांक्षा का। किसका? आकांक्षा का। आकांक्षा क्या है? देखना, थोड़ी सी गहराई के साथ हम व्याख्या करते हैं। नए शब्दों को जानने की इच्छा या कुछ नया जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? आकांक्षा। क्या कहते हैं? आकांक्षा कहते हैं। भाई, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मोहन और सोहन। क्या कहा? मोहन और सोहन। अब इतना कहकर के मैं रुक गया, इतना कहकर मैं रुक गया, तो अब आगे के अर्थ को जानने की आपके मन में इच्छा तो पैदा होगी ना। मोहन और सोहन क्या कर रहे हैं जी? वो जो आगे के शब्द जानने की जो इच्छा हो रही है, जो अर्थ जानने की इच्छा हो रही है, उस इच्छा को ही क्या कहते हैं? आकांक्षा। तो वाक्य में ये होना चाहिए कि दो तीन शब्द बोले तो सामने वाले के मन में सुनने की उत्कंठा पैदा हो जाए कि आगे ये क्या बताने वाले हैं। तो वाक्य में आकांक्षा का गुण होना चाहिए। दूसरी बात, वाक्य में योग्यता भी होनी चाहिए। योग्यता क्या है? बुद्धि सम्मत संबंध को योग्यता कहते हैं। मतलब भाई, जैसे मैंने कहा पेड़ चर रहे हैं, मैंने कहा पेड़ चर रहे हैं। वाक्य में शब्द तो पूरे हैं, अपने आप में अर्थ भी दे रहे हैं, लेकिन क्या ये बुद्धि सम्मत तर्क सम्मत संबंध है? अरे पेड़ कभी चरते हैं क्या? पशु ही चरते हैं जी, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि हम हर जैसे शब्दों का कोई समूह बना दे वो वाक्य कहलाएगा। उसमें बुद्धि सम्मत संबंध भी होना चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई। और तीसरा गुण क्या होता है? तीसरा गुण क्या होता है इसमें? जैसे मैंने कहा सन्निधि। किसका गुण होता है? सन्निधि का। सन्निधि माने समीपता। सन्निधि माने समीपता। ये क्या है? ये समीपता क्या है? भाई, जैसे एक शब्द यहां लिखा, एक शब्द यहां लिखा, एक शब्द यहां लिखा, एक शब्द यहां लिखा, तो वो वाक्य कहलाएगा क्या? वो नहीं कहलाएगा। एक शब्द मैंने आपको सुबह कहा राम, फिर दोपहर में आके कहा विद्यालय, फिर शाम को आके कहा जाता है वाक्य बनेगा क्या? नहीं। शब्दों में समीपता का गुण भी होना चाहिए, समीप होने चाहिए। ऐसे नहीं भटकी हुई आत्मा की तरह भटकते फिर इधर उधर। और देखें, अपन बात करें व्याकरणिक तौर पर भी वो शुद्ध होने चाहिए। अन्विति का गुण भी होना चाहिए उसमें। किसका गुण होना चाहिए? अन्विति का। जैसे मैं कहूं राम जा रही है, वाक्य तो है, अर्थ भी आपको बोध हो रहा है, लेकिन व्याकरणिक तौर पे क्या है? अशुद्ध है। राम जा रही है कैसे होगा? राम तो जा रहा है होगा, ठीक है? मतलब लिंग वचन कारक काल के अनुसार भी वाक्य क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। लिंग वचन कारक काल के अनुसार भी वाक्य क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो एक गुण और होता है वाक्य में, पद क्रम का। किसका गुण होता है? पद क्रम का। ध्यान से समझिएगा, किसका गुण होता है? पद क्रम का। मतलब जैसे मान लीजिए संस्कृत में मुझे कहना है, ठीक है, मान लीजिए इनको मुझे कहना है कि भवान तिष्ठतु, आप बैठो। इस वाक्य को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, तिष्ठतु भवान, आप बैठो। गच्छतु भवान, जाओ आप। वाक्य शुद्ध है, वाक्य शुद्ध। आगे पीछे जैसे मर्जी आए बोल दिया। हिंदी में ऐसा नहीं कर सकते आप ऐसे नहीं कह सकते जाओ तुम, अशुद्ध हो गया। आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, तुम जाओ। समझ में आ गई बात? आपको क्या बोलना पड़ेगा? तुम जाओ, ठीक है? तो इसी को क्या बोलते हैं? पद क्रम। देखो, पद किसे कहते हैं? कोई भी शब्द जब किसी वाक्य में आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद कह। कोई भी शब्द जब किसी भी वाक्य में आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। महर्षि पाणिनि ने पद की एक परिभाषा दी थी। देखो, सुप तिगंतम पदम, सुप तिगंतम पदम, सुबंतम तिगंत च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत मतलब संस्कृत में प्रत्यय चलते, सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय चलते हैं ना। तिप तस जी, सिप तस तय, मिप वस मस तय, आतम जथा सातम ध्वम इट वही महिंग। तिंग प्रत्यय चलते जो धातु रूपों का निर्माण करते हैं।
और सुप 21 प्रत्यय होते हैं जो शब्द रूपों को निर्माण करते हैं। सु अब जस अम ओट सस टा भ्याम बेस ढेम न्याम बेस, ऐसे 21 प्रत्यय चलते हैं। तो महर्षि पाणिनि ने परिभाषा दी सुप तिगंतम पदम कि किसी भी शब्द के अंत में सुप और तिंग प्रत्यय जुड़ जाए तो वो क्या कहलाता? पद। मैं आपको पद की परिभाषाएं समझा रहा हूं। देखो पद किसे कहते हैं? किसी भी शब्द के अंत में सुप और तिंग प्रत्यय जुड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं? पद। मतलब वो धातु बन जाए या वो शब्द रूप में आ जाए तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद। अब समझना, महर्षि गौतम ने एक परिभाषा दी पद के, विभक्त्यंतम पदम। किसी भी शब्द के अंत में विभक्ति जुड़ जाए तो वो क्या कहलाता है? पद। अब अपन इसका निष्कर्ष निकाले अपन हिंदी के अकॉर्डिंग। विभक्ति अपन किसको कहते हैं? कारक चिन्ह कोई कहते हैं? अरे किसको कहते हैं? मतलब कोई शब्दों के, किसी शब्द के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हो तो वो क्या कहलाएगा? पद। कारक चिन्हों का प्रयोग कब होगा? जब वो वाक्य में आएगा। जब वो वाक्य में, भाई भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है, लेकिन शब्द अपना पूरा अर्थ नहीं दे सकता। शब्द अपना पूरा अर्थ कब दे पाएगा? जब वो किसी वाक्य में आएगा। भाई जैसे मैंने कह दिया जी, मैंने कह दिया कमल। कमल शब्द का आप क्या अर्थ लेंगे? पुष्प ले लेंगे। लेकिन मैंने कहा जी कमल जयपुर जा रहा है, तब पता चलेगा कि कमल तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है जी। ठीक है, तो किसी भी शब्द की अर्थ की दिशा और दशा कब तय होगी? जब वो किस में आएगा? वाक्य में। और वाक्य में जब कोई शब्द आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो मैं क्या कह रहा था, किसी भी वाक्य में पदों का स्थान तय होता है। आप मनमर्जी से पदों का प्रयोग नहीं कर सकते कि भाई जैसे कहा जाता है जयपुर मोहन। अब बात तो कह दी आपने, सामने वाले को अर्थ का मालूम भी चल गया, लेकिन क्या ये वाक्य कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। वाक्य का विधान है कि वाक्य में आने वाले पदों का स्थान क्या होना चाहिए? तय और निश्चित होना चाहिए। सबसे पहले कर्ता ही आना चाहिए। ठीक है, तो मोहन पहले आएगा, फिर कर्म, फिर क्रिया। मोहन जयपुर जाता है। तो किसी भी वाक्य की अपन एक छोटी सी परिभाषा रट करके बैठे रहते हैं। क्या? सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं जी? वाक्य है। हर शब्द सार्थक ही है जी, हर शब्द सार्थक ही है। मैंने कहा पेड़ चल रहे हैं, पेड़ का अर्थ है चल रहे हैं का भी अर्थ है, लेकिन ये वाक्य कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें किसका गुण नहीं है? किसका गुण नहीं है? योग्यता का गुण नहीं है। समझे आप इस बात को? ठीक है, तो कोई वाक्य की परिभाषा क्या होगी? अब आप बड़ी डिटेल्ड दे सकते हो इसकी परिभाषा। क्या? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, अन्विति और पदक्रम से युक्त शब्द योजना को क्या कहते हैं? वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। एक बार बोल देना, इनका मतलब बोल देना। आकांक्षा किसको कहते हैं? आगे के शब्दों को जानने की इच्छा। योग्यता किसको कहते हैं? बुद्धि सम्मत संबंध। ठीक है, और सन्निधि किसको कहते हैं? समीपता को। अन्विति किसको कहते हैं? व्याकरण के अनुसार हो, व्याकरण के नियमों के अनुसार हो। और पदक्रम किसको कहते हैं? व्याकरण के नियमों के अनुसार जो पदों का स्थान तय होगा वो उस पे ही आने चाहिए। इसकी जैसे मैं और व्याख्या करूं जी, देखना आप एक वाक्य देखना, मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक वाक्य कहा कि विवेक जी भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे हैं। मैंने एक वाक्य लिखा, अर्थ तो पता चल रहा है। अरे चल रहा है, ठीक है, सन्निधि भी है। अरे मैं इतना ही कह दूं विवेक जी भूगोल, आगे की इच्छा तो आएगी ना, क्या 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 भूगोल क्या, वो मतलब आकांक्षा का गुण भी है। ठीक है कि नहीं है? अन्विति भी है। विवेक जी भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे व्याकरण के अनुसार, ठीक है। पदक्रम का गुण नहीं है, क्योंकि पदक्रम क्या कहता है कि पहले सजीव कर्म आएगा और फिर निर्जीव कर्म आएगा। तो वाक्य क्या बनेगा? बोलो, विवेक जी छात्रों को, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? ये होगा। अब आप इस ऊपर वाले को वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या है? बोलो प्रभु, अशुद्ध है, और ये क्या है? शुद्ध है। समझ में आयो? अरे आयो भाई। जैसे मैंने कहा कि डंडे से, मैंने क्या कहा कि डंडे से, देखना, डंडे से राम ने कुत्ते को मारा। अब मुझे बताओ अर्थ प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन क्या ये वाक्य है? नहीं। क्यों नहीं है? पदक्रम का गुण नहीं है। क्यों? पहले क्या आना चाहिए? कर्ता, फिर क्या आना चाहिए? कर्म, फिर क्या आना चाहिए? क्रिया, और बाकी इसमें करण, इसमें करण कारक भी है।
बाकी सभी कारक हमेशा कर्ता और कर्म के बीच में आते हैं। बाकी सभी कारक कर्ता और कर्म के बीच में आते हैं। तो वाक्य क्या बनेगा? राम ने डंडे से कुत्ते को, भाई कर्ता पहले है, क्रिया अंत में है, कर्म हमेशा क्रिया के पास आता है, बाकी एक ही कारक था, वो कर्ता और कर्म के किस में आ गया? बीच में आ गया। ये क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। जैसे 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 मैंने एक उदाहरण दिया आपको, क्या दिया देखना इधर, मैंने दिया कि रीना ने पेंसिल से रिंकू के लिए कागज पर चित्र बनाया। कागज पर चित्र बनाया, मैंने दे दिया आपको एक वाक्य। अब बताओ ये वाक्य है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। आप भी सोचना, हाँ घर बैठे बैठे ऐसे सुनने सुनने मत बैठे रहना। बताइए ये वाक्य है या नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है? कारण, पदक्रम बताइए कहां गड़बड़ हुई? सही तो है भगवान, कर्ता पहले है, क्रिया अंत में है, कर्म क्रिया के का पास में है, बाकी सभी कारक कर्ता और कर्म के बीच में है। कहां गड़बड़ हुई? बोलो बोलो। अब हमारे पेपर में एक प्रश्न आता है, वाक्य शुद्धि अशुद्धि का आता है, हम कैसे सोल्व करते हैं? अंदाज लगाते हैं, यार ये वाक्य ठीक लग रहा है ये वाक्य सेट हो गया, ये ठीक है, सुव्यवस्थित लग रहा है। उसके नियम नहीं पता, उसका ये नियम है कि देखना, हमेशा वाक्य में कर्ता आएगा पहले, क्रिया आएगी अंत में, ठीक है, आ गई, और कर्म आएगा क्रिया के पास, बाकी सभी कारक आएंगे कर्ता और कर्म के बीच में। यहां तक तो ये ठीक है, ठीक है, लेकिन बाकी सभी कारक विपरीत क्रम में आएंगे, उल्टे क्रम में आएंगे। लास्ट वाला कारक पहले आएगा। लास्ट में कौन आता है? अधिकरण। अरे कौन आता है? एक बार कारक बोल दो, कर्ता ने, कर्म करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे ओ अरे। तो लास्ट वाला कौन सा हो गया? अधिकरण। संबोधन को तो मुख्य भेदों में गिनते नहीं ना, संबोधन तो आएगा तो भी पहले आएगा। अधिकरण संबंध को भी नहीं गिनते। अपादान, संप्रदान और करण, इस क्रम के अंदर वाक्य होना चाहिए। पहले अपादान आएगा, उल्टे क्रम में चलेंगे, फिर अपादान आएगा, फिर संप्रदान आएगा और फिर करण आएगा। तो बोलो वाक्य क्या हो गया? अरे बोलो। रीना ने कागज पर रिंकू के लिए पेंसिल से चित्र, समझ में आयो? अब हम तो तुक्के मारते थे कि सर इसमें क्या फर्क है, ये अशुद्ध और ये शुद्ध है। देखो अधिकरण, ये करण से, ये संप्रदान के लिए, ये अधिकरण पर, अपादान तो इसमें था नहीं। तो इस प्रकार सीक्वेंस को देखना होता है, तब जाकर के वो वाक्य बनता है। हम ऐसे ही बना देते चलते फिरते वाक्य बन गया जी, ऐसे नहीं बनता। कर्ता हमेशा कहां आएगा? पहले। अरे कर्ता कहां आएगा? और क्रिया कहां आएगी? अंत में, कर्म क्रिया के पास, बाकी सभी कारक कर्ता और कर्म के बीच में, विपरीत क्रम में, उल्टे क्रम में। पहले कौन? अधिकरण, फिर अपादान, फिर संप्रदान, फिर करण। ये पदक्रम के कुछ कायदे होते हैं, ठीक है। और कर्म का मैंने बताया कि पहले सजीव कर्म, पहले कौन सा कर्म? सजीव कर्म, फिर कौन सा? निर्जीव कर्म। अब देखो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। बोलो। अब आप कहोगे गुरुजी इसके साथ तो को नहीं आया, कर्म तो ये भी है। तो ध्यान देना, निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। को का प्रयोग हमेशा सजीव कर्म के साथ होता है, ये मैंने सीधे ही बता दिया। वरना व्याकरण की भाषा में इसको प्रधान कर्म बोलते हैं और इसको एक गौण कर्म बोलते हैं। एक बार एक अच्छी परीक्षा में प्रश्न आया कि पहले सजीव आता कि निर्जीव आता, गड़बड़ हो गए, फिर त्रिगिड़दा हो जाता है, ठीक है। अरे भाई जैसे मैंने कहा महिपाल ने ढोलक को बजाया, ये शुद्ध हो क्या है? महिपाल ने ढोलक बजाया, ढोलक है तो कर्म ही, लेकिन उसके साथ को का प्रयोग है। उसने पानी को पिया, बताइए ठीक लगेगा क्या? निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग है। उसने आम को खाया क्या होगा? उसने आम, समझ आए हो? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बाहर कार खड़ी है कि यह कार किसकी है जी? किसी ने कहा, तो किसी ने कहा यह कार फलाना सर की है।
मान लीजिए कार ढाका जी सर की है, किसी ने कह दिया, ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? ये अशुद्ध है। ये क्या है? अशुद्ध है। संबंध कारक का जब भी प्रयोग हो तो पहले संबंध आएगा, फिर संबंधी आएगा। अरे संबंधी नहीं होगा तो संबंधी कहां से आएगा? है तो वाक्य क्या होगा? यह ढाका जी की कार है, यह ढाका जी की, यह रमेश का घर है। ये किसका घर है? और अपन कई बार ऐसे बोल देते हैं ना, अरे यह घर, अच्छा यह घर रमेश का है, यह घर चाचा जी का है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? वाक्य अशुद्ध है। पहले चाचा जी है तब घर है, यह चाचा जी का घर है। समझ में आयो? अरे तो बोलिया करो, आयो थे भी बोलिया करो। आगे देखना भैया, आगे देखना, बातें हैं जी, बातों का क्या? इधर देखिए, और क्या इधर देखिए। मान लीजिए मैंने कहा कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, बोलो। मैंने एक वाक्य लिख दिया, महात्मा गांधी ने कहा। कई बार आप देखते होंगे ऐसे वाक्य लिखे हुए मिल जाते हैं, पहले वाक्य होता है फिर बाद में ये लिखा होता है। अब ये भी अशुद्ध हो गया। इसको पहले ऐसे लिखो, महात्मा गांधी ने कहा सदा सत्य बोलो। क्यों जी? क्यों? क्योंकि ये प्रधान उपवाक्य पहले आएगा और आश्रित उपवाक्य। अब ये प्रधान और आश्रित क्या है, ये तो हम वाक्य विचार पढ़ना चालू कर ही रहे हैं ना, उसमें पढ़ेंगे। जब मिश्र वाक्य पढ़ेंगे तब पता चलेगा प्रधान क्या होता है और आश्रित क्या होता है। ठीक है, ऐसे इसके कुछ कई कायदे होते हैं। संबोधन वाक्य के पहले आना चाहिए, किसी की पदवी जो है नाम के पहले आनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार इनमें कई चीजों का क्या रखना होता है, ध्यान। खैर, निष्कर्षतः मैंने इतनी देर में आपको वाक्य की परिभाषा समझाई है। ये वाक्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताओ? आकांक्षा, बोलो। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, या आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, अनभिति व पदक्रम से युक्त शब्द योजना को क्या कहते हैं? वाक्य। समझ आयो कि नहीं आयो? है पूरा पोस्टमार्टम हो गया। व्याकरण इसी को कहते हैं। व्युत्पत्ति यत्र शब्दानाम विश्लेषण विवेचन व्याकरणम तत्र विगेयम वेदांगं च मुखम महत्। जहां शब्दों का विश्लेषण हो, जहां शब्दों का विवेचन हो, जहां शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञान हो, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दानेति व्याकरणम, जहां शब्द साधुत्व का प्रतिपादन किया जाए, उसी शास्त्र को कौन सा शास्त्र कहते हैं? व्याकरण शास्त्र। क्या कहते हैं? व्याकरण शास्त्र। खैर, आकांक्षा किसे कहेंगे? आगे जानने की इच्छा। योग्यता किसको कहेंगे? तर्क सम्मत संबंध को कहेंगे। सन्निधि, समीपता, व्याकरण के अनुसार लिंग वचनों का प्रयोग, और पदक्रम जो नियम है उसके अनुसार शब्दों का स्थान क्या होना चाहिए? तय होना चाहिए। यह हम आपको एक बात और बताएं यार, सुनो। पहले जितनी भी भाषाएं थी वो संयोगात्मक अवस्था में थी। कौन सी अवस्था में थी? आज जो भाषाएं हैं वो किस अवस्था में है? वियोगात्मक अवस्था में। इसका मैं आपको सीधा मतलब समझाऊं। हम संस्कृत को देखते हैं, कई बार देखते हैं एक पंक्ति में एक ही शब्द लिखा हुआ होता है, लगता है ना कई बार। जैसे कोई श्लोक वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो एक पंक्ति में एक ही शब्द होता है, सबको जोड़ जोड़ करके एक बन जाता है, फिर संधि विच्छेद कर करके उनको अलग अलग करना पड़ता है। ऐसा होता है ना? कि हिंदी में ऐसा होता है क्या? पहले भाषाओं में पदों को जोड़ करके लिखने की परंपरा थी, जोड़ करके लिखने की परंपरा थी। आजकल सरलीकृत स्वरूप पे ध्यान दिया जाता है, उनको तोड़कर लिखने की परंपरा। हिंदी में कौन सी अवस्था है जी? बोलो। वियोगात्मक अवस्था है, इसलिए किस पे ध्यान दिया जाता है? कि पदों का स्थान क्या होना चाहिए? तय, स्थित, निश्चित होना चाहिए। और क्या होगा? मोटे तौर पे आप कह सकते हैं सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता। क्या आएगा? अंत में क्या आएगी? कर्म क्रिया के पास। बाकी सभी कार्य कर्ता और कर्म के किस क्रम में? विपरीत क्रम में। किस क्रम में? आगे बढ़ जाऊं? अब देखना साहब, वाक्य के अंग, वाक्य के अंग, वाक्य के साथ दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। एक तो क्या होता है? उद्देश्य। अरे बोलो। और एक क्या होता? विधेय। एक तो क्या होता है? उद्देश्य, और एक क्या होता है? विधेय। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक प्रश्न करूं, आपसे भी कर रहा हूं, सोचा करो, बोला करो उत्तर। मान लीजिए भाई मैं आपसे पूछूं आप यहां क्यों आए हैं? उत्तर बोलो, पूरा वाक्य बोलो। हम पढ़ने के लिए। बोलो इस वाक्य को। हम बोल लिया, आपने भी बोल लिया। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, इसमें उद्देश्य क्या है?
हम पढ़ने के लिए आए हैं, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? बोलो। दो उत्तर आ रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं हम, कुछ कह रहे हैं पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक है भाई, उद्देश्य तो पढ़ने के लिए आना ही है जी। होगा कि नहीं होगा? होगा। ये गलत है ये गलत है। ये प्रश्न मैंने इसीलिए किया ताकि आपके मन से ये द्वंद्व ही खत्म हो जाए सदा के लिए। हम क्या है, सामान्यतः उद्देश्य उसको समझते हैं जिसके लिए हम कार्य करें, उसको समझते हैं। लेकिन यहां वाक्य के अंदर उद्देश्य वो होगा जिसके लिए वाक्य कहा जाए। एकदम सरल भाषा में समझिए, जिसके लिए वाक्य कहा जाए उसे वाक्य का क्या कहते हैं? वो लोग क्या कहते हैं? और उद्देश्य के लिए जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? विधेय। क्या कहते हैं? विधेय। अब ये जो वाक्य था कि हम पढ़ने के लिए आए हैं, क्या वाक्य था? हम पढ़ने के लिए आए हैं। तो इस वाक्य का उद्देश्य क्या है? वाक्य का उद्देश्य क्या है? यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? हम कर्ता के लिए कहा गया है। किस कर्ता के लिए कहा गया है? और इस हम के लिए क्या कहा गया? पढ़ने के लिए आए। तो ये क्या हो गया? विधेय। क्या हो गया? समझ आया? अरे भाई, मैंने कहा, इसका एक प्रश्न सीधा सीधा कई बार परीक्षा में मिलता है उद्देश्य विधेय का। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक है, उद्देश्य क्या है? राम। सामान्य बुद्धि का कोई भी पाठक चिंतन करेगा तो वो ये सोचेगा उद्देश्य है पुस्तक पढ़ना। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा? वाक्य एक, आप तो सीधी परिभाषा ध्यान रखिए, वाक्य जिसके लिए कहा जाए उसे वाक्य का क्या कहते हैं? उद्देश्य। वाक्य किसके लिए कहा गया है? और राम के लिए क्या कहा गया है? बोलो। ये क्या होगा? विधेय। क्या होगा? विधेय। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, सीता की मोटी बहन गीता। क्या कहा जी? सीता की मोटी बहन गीता साइकिल चलाना सीख रही है। बोलो। अब मैं पूछूं जी, उद्देश्य क्या है? बोलो। मैंने एक दिन इसका एक कक्षा में एक प्रश्न किया कि हाँ, गलती है जी, उद्देश्य क्या है? अरे बताओ। एक दिन मैंने कक्षा में पूछा जी उद्देश्य क्या है, तो एक बालक ने कहा सर मोटापा घटाना सीता की मोटी बहन गीता साइकिल चलाना सीख रही है। उद्देश्य तो कौन है जी? गीता। ये वाक्य किसके लिए आया है? गीता। और ये जो इधर लिखा हुआ सीता की मोटी बहन, ये गीता का ही तो परिचय है। अरे ये किसका परिचय है? तो हम इसे क्या बोल सकते? उद्देश्य का विस्तार। क्या बोल सकते हैं? और ये क्या हो गया? उद्देश्य। और ये पूरी राम कहानी क्या हो गई? विधेय। क्या हो गई? विधेय। समझ में आयो? आयो? जैसे जैसे हमने एक उदाहरण दिया कि हिंदुओं के प्रार्थना स्थल को मंदिर कहते हैं। हिंदुओं के प्रार्थना स्थल को मंदिर कहते हैं। उद्देश्य क्या है जी? प्रार्थना स्थल। क्या है? मुख्य उद्देश्य प्रार्थना स्थल की चर्चा करना ही है। ये क्या हो गया? उद्देश्य का विस्तार। और ये क्या हो गया? विधेय। क्या हो गया? विधेय। अब अपन एक बात कह सकते हैं ना, क्या? कि कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। कह सकते हैं ना? अरे कर्ता को ही क्या कहते हैं? और जो उद्देश्य के लिए जो कुछ कहा जाए वो क्या है? विधेय। समझ में आयो? अरे आयो? आणु ही पड़सी। आगे बढ़ते हैं, आइए देखना। फिर अब हम करेंगे वाक्य का विभाजन, वाक्य का वर्गीकरण। तीन चीजों को आधार बना करके हम वाक्य का वर्गीकरण। अभी तक हमने केवल वाक्य की परिभाषा देखी है और वाक्य के अंग देखे हैं, एक तो उद्देश्य और एक विधेय। इतनी ही बात देखी है। अब हम यहां से वाक्य का वर्गीकरण आरंभ कर रहे हैं। और हम सबसे पहले वाक्य का वर्गीकरण किसके आधार पर कर रहे हैं? बोलो प्रभु। क्रिया के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण। देखो साहब, क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तीन। कितने होते हैं? तीन। आप 10 मिनट ऊर्जावान बन के बैठे रहो, मैं इसको कंप्लीट कर दूं। एक तो कौन से वाक्य होते हैं? अरे बोलो। और एक कौन से होते हैं? कर्म प्रधान। और एक कौन से होते हैं? भाव प्रधान। क्या होते हैं? भाव प्रधान। क्रिया के आधार पर वाक्य का विभाजन कर रहे हैं अपन। अब सुनिए, वाक्य में यदि क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है तो वाक्य क्या होगा? बोलो। कर्तरी। भाई क्रिया चल ही कर्ता के अनुसार रही है, इसका मतलब उस वाक्य में मैन कौन है? अरे सुप्रीम लीडर कौन है?
और यदि क्रिया कर्म के अनुसार चल रही तो वाक्य क्या होगा? और यदि क्रिया भाव के अनुसार चल रही तो वाक्य क्या होगा? क्या होगा? भाव प्रधान। कैसे पता चले कि क्रिया किसके अनुसार चल रही है? अरे भाई सीधा तरीका, ध्यान से समझना। यदि कर्ता जिस लिंग वचन का है, क्रिया भी उसी लिंग वचन की है, इसका मतलब क्रिया किसके अनुसार है? बोलो। मतलब वाक्य क्या हुआ? बोलो। कर्तृ प्रधान क्या हुआ? और कर्म जिस लिंग वचन का है, क्रिया भी उसके अनुसार है, तब क्या हो गया? कर्म प्रधान। और ना कर्ता पर निर्भर है ना कर्म पर निर्भर है, तो क्या हो गया? भाव प्रधान। कैसे पता चले? और भी निष्कर्ष निकालते जाओ। आपको सीधा तरीका बताऊं, आपने कर्ता का लिंग बदल दिया जी, पहचान देखे ना। आपके एक टॉपिक और आपने नाम सुना होगा, एक टॉपिक का वाच्य सुना है ना, जिसको इंग्लिश में आप वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस चलते हैं ना, ये उसकी पहचान भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपने कर्ता का लिंग बदल दिया, कर्ता का लिंग बदलने से क्रिया बदल गई, इसका मतलब क्या हुआ? वो क्रिया उस कर्ता पर निर्भर थी, तभी तो उसके बदलने से वो बदली। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? एकदम सरल तरीका, सीधा सट। क्या? आपने कर्ता का लिंग बदला, कर्ता का लिंग बदलने से क्रिया भी बदल गई। इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि वो क्रिया उस कर्ता पर डिपेंडेंट थी, निर्भर थी, तभी तो उसके बदलने से वो बदली। तो सीधी पहचान हो गई, कर्ता का लिंग बदलते ही क्रिया बदली, तो वाक्य क्या हो गया? बोलो। अरे ढंग से बोलो। और आपने कर्म का लिंग बदला, उससे क्रिया बदली, तो वाक्य क्या हो गया? और आपने सब कुछ बदला लेकिन क्रिया तो नहीं बदली, तो वाक्य कैसा हो गया? भाव प्रधान। क्या हो गया? जैसे 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 मैंने उदाहरण दिया कि राम हंसता है। क्या कहा? राम। कर्ता कौन है जी? ऊर्जावान बन के बैठे रहो। हाँ, कर्ता कौन है? राम। क्रिया क्या है? हंसता है। अब राम की जगह मैंने लिख दिया सीता, तो क्या होगा? बोलो। जैसे ही आपने कर्ता का लिंग बदला, क्रिया शब्द बदले कि नहीं बदले? अरे क्रिया पद बदला कि नहीं बदला? बदला। तो इसका मतलब ये क्रिया किस पर निर्भर थी? कर्ता के अकॉर्डिंग चल रही थी। इसका मतलब वाक्य कैसा हुआ रे? कर्तृ प्रधान। कैसा हुआ? ये तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन सी क्रिया का है भाई? इसमें कर्म है ही नहीं ना। अब जैसे एक सकर्मक का उदाहरण लेता हूं मैं, बड़ा सरल तरीका है जी। मैंने कहा जी राम पत्र पढ़ता है। राम। अब राम की जगह मैंने लिखा सीता। बोलो। सीता पत्र पढ़ती है। जैसे ही आपने राम की जगह सीता लिखा, मतलब कर्ता का लिंग बदला, क्रिया पद बदले कि नहीं बदले? क्रिया विकारी पद है। अरे क्रिया कैसा पद है, लेकिन किसके अनुसार बदला? कर्ता के अनुसार। वाक्य कैसा हुआ? कर्तृ प्रधान। एक बार आप चेंज करके देखो, पत्र की जगह कुछ और लिख करके देखो, प्रभाव पड़ता है क्या? राम कविता पढ़ता है, कोई प्रभाव पड़ा क्या? पड़ा क्या? भाई आपने कर्म का लिंग बदला, क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका सीधा मतलब होता है कि ये क्रिया कर्म पर निर्भर है ही। इसमें मैन कौन है जी? कर्ता। तो हम ये कह सकते हैं कि कर्तृ प्रधान वाक्य में क्रिया सकर्मक भी होती है और अकर्मक। अब मैं जैसे कर्म प्रधान का उदाहरण लिखूं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। राम के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। मैंने क्या लिखा? राम के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। अब राम की जगह सीता लिखो। वाक्य बोलो। बोलो। कर्ता बदला, क्रिया पे इफेक्ट पड़ा क्या? यहां तो पढ़ रहा था ना। यहां कर्ता बदलने से क्रिया में बदलाव आया क्या? इसका मतलब ये क्रिया कर्ता के अनुसार चल ही नहीं रही। अब कर्म बदल करके देखो, राम के द्वारा पत्र की जगह कविता लिखो। बोलो। पूरा वाक्य बोलो। कविता पढ़ी जाती है। क्या बदलने पर क्रिया बदली? कर्म बदलने पर बदली। इसका मतलब वाक्य कैसा हुआ? कैसा हुआ? समझ में आयो? अरे भाई हमने यहां कर्म बदल करके देखा था, क्रिया पे प्रभाव पड़ा था क्या? लेकिन यहां हमने कर्ता बदल करके देखा, क्रिया पे प्रभाव पड़ा क्या? क्या बदलने पर बदला? कर्म बदलने पर। तो वाक्य कैसा हुआ? कर्म प्रधान। कैसा हुआ? कर्म प्रधान। समझ में आयो? आयो? तो हमने कहा कि कर्तृ प्रधान में क्रिया सकर्मक भी होती है और
अब मुझे बताओ, कर्म प्रधान में क्रिया हमेशा ही क्या होगी? भाई कर्म ही नहीं होगा तो कर्म प्रधान कहां से होगा? कर्म तो होना जरूरी है ना। अब बात करते हैं किसकी? भाव प्रधान की। किसकी बात करते हैं? बोलो महाराज। ना तो क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी, ना कर्म के अनुसार चलेगी, तो वाक्य कैसा होगा? भाव। जैसे 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 मैंने कहा राम से चला नहीं जाता, मैंने क्या कहा जी? राम से चला नहीं। राम की जगह सीता लिखो, कोई प्रभाव पड़ा? कर्ता बदल के देखा? कर्म वाक्य में है नहीं, कर्ता बदल करके देख लिया, इसका मतलब वाक्य क्या हो गया? भाव प्रधान क्रियाएं। भाव प्रधान में क्रिया प्राय क्या होती है? अकर्मक। क्या होती है? राम की जगह सीता लिख दिया, सीता से चला नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उनसे चला नहीं जाता, उन सबसे चला नहीं जाता है। कर्ता का लिंग और वचन सब कुछ बदल दिए, कर्म है नहीं तो कर्ता बदला, प्रभाव पड़ा नहीं, कर्म है नहीं, तो वाक्य क्या हो गया? भाव प्रधान। क्या हो गया? भाव। जैसे मान लीजिए मैंने कहा दांत में दर्द के कारण, बोलो, दांत में दर्द के कारण उससे हंसा नहीं जाता। दर्द हो रहा है बेचारे के, दांत में दर्द के कारण उससे हंसा। बताओ कौन सा वाक्य है? बोलो भाई। दांत में दर्द के कारण राम से हंसा नहीं जाता, सीता से हंसा नहीं जाता, उनसे हंसा नहीं जाता, सब कुछ बदले, कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो भाव प्रधान ये वाक्य कैसा हो गया? भाव प्रधान। लेकिन इसमें गड़बड़ होती है। गड़बड़ कहां होती वो मैं बताऊं। मान लीजिए ऐसा वाक्य आ जाता, कई बार राम ने रावण को टपकाया। बोलो जी, राम ने रावण को मारा। ठीक है। अब विद्यार्थी कंफ्यूज क्यों? क्योंकि उसने तो ये पढ़ रखा है कि भाव प्रधान तो अकर्मक होता है, ये तो सकर्मक है जी। अब वो राम की जगह सीता लिख करके देखे, सीता ने रावण को मारा, सच भी तो है। ठीक है। कर्ता बदला, क्रिया पे प्रभाव पड़ा क्या? नहीं। और राम ने तारका को मारा, कोई प्रभाव पड़ा क्या? कर्ता भी बदला, कर्म भी बदला, क्रिया तो हमारी ट्रिक के अनुसार वाक्य कैसा हो गया? लेकिन विद्यार्थी उलझता कहां है? वो उलझता है कि भाव प्रधान तो अकर्मक होता है, ये तो सकर्मक है, अब इसको मैं भाव प्रधान कैसे करूं? यहां तिरकिड़धा 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 हो जाता है। ये इसलिए आप एक विशेष स्थिति का ध्यान रखिएगा, भाव प्रधान में क्रिया कभी कभी सकर्मक भी होती है। आप सीधा ध्यान रखो यार, झंझट में काई को जाना। कर्ता के बाद ने हो और कर्म के बाद को हो तो हमेशा वाक्य क्या होगा? क्या होगा? कर्ता के बाद क्या हो? ने। और कर्म के बाद क्या हो? अरे कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? ने। कर्म का कारक चिन्ह क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि कर्ता और कर्म दोनों जब अपने कारक चिन्हों के साथ आई तो क्रिया के तो वाक्य कैसा होगा? और यदि हम डेप्थ में जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में क्रिया हमेशा सामान्य भूतकाल की होगी। कौन से काल की होगी? सामान्य भूतकाल का। हमेशा क्रिया अन्य पुरुष में आएगी, हमेशा क्रिया एक वचन में आएगी और हमेशा क्रिया पुल्लिंग में आएगी। हमेशा ऐसी स्थिति में आप भले कर्ता बदल दो, बहुवचन में कर दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, लड़कों ने लड़कियों को पीटा, लड़कों ने लड़कियों को पीटा, लड़कियों ने लड़कों को पीटा। कर्ता कर्म दोनों इंटरचेंज करके देखो, पीटा पे कोई प्रभाव पड़ा क्या? अरे क्रिया पे कोई प्रभाव पड़ा क्या? ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि कर्ता और कर्म जब दोनों अपने कारक चिन्हों के साथ आए तो वाक्य हमेशा क्या होता है? बोलो क्या होता है? याद रहिएगा। अब एक विशेष स्थिति और जो थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, कंफ्यूज क्या परेशानी करती है बताइए जरा, और पुस्तकों में उसको लेकर के कई विवाद भी और मतांतर भी और गड़बड़ी गड़बड़ है जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। क्या बात करते हो आप? मैंने एक उदाहरण दिया, अब तक जो हमने पढ़ा उसके अनुसार ये कौन सा वाक्य होगा बताइए? राम ने गाना गाया। सोच के बोलना, बिना सोचे समझे बोलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। पहले ट्रिक अप्लाई करो। आप भी करो रे, मोबाइल हाथ में लेकर बैठे हो, हाँ ऐसे घर पे ऊर्जा के साथ पढ़ा करो, ऐसे बोल बोल करके घर वालों को लगे छोरा मोबाइल में गेम नहीं खेल रहा, पढ़ रहा है। हाँ बोलो राम ने गाना गाया। कर्ता बदल करके देखो, सीता ने गाना गाया, प्रभाव पड़ा क्या? और राम ने कव्वाली गाई, प्रभाव पड़ा ना? क्या बदलने पर पड़ा? कर्म बदलने पर। क्या बदलने पर? तो वाक्य कैसा प्रतीत हो रहा है? कर्म प्रधान।
कैसा प्रतीत हो रहा है? कर्म प्रधान। भाव प्रधान कैसे हो ही नहीं सकता भाई। भाव प्रधान की शर्त तो हमने क्या कही थी? कर्ता के बाद ने हो और कर्म के बाद को हो। को है क्या? नहीं। और वह क्रिया बदल भी रही है। राम ने आरती गाई, जैसे ही कर्म बदला क्रिया बदली। क्रिया किसके अनुसार बदली? बोलो। तो वाक्य कैसा प्रतीत हो रहा? कर्म प्रधान। यही त्रुटि हो जाती है। ये कर्म प्रधान नहीं, ये कर्तृ प्रधान माना जाता है। क्या माना जाता है? तो इसकी एक विशेष स्थिति है, वो समझिएगा और याद रखिएगा। जब कर्ता के बाद तो कौन हो? बोलो। और क्रिया किसके अनुसार बदल रही हो? बोलो। जब कर्ता के बाद तो क्या हो? ने। क्या हो? और क्रिया किसके अनुसार बदले? किसके अनुसार? तो आप याद रखेंगे वाक्य कैसा होगा? कैसा होगा? और जब कर्ता के बाद क्या हो? ने। और कर्म के बाद क्या हो? को। तो वाक्य हमेशा क्या होगा? भाव प्रधान। क्या होगा? बाकी तो ट्रिक से काम हो ही जाएगा। क्या? कर्ता बदलो क्रिया बदली तो कर्तृ प्रधान, कर्म बदलो क्रिया बदली तो कर्म प्रधान, सब कुछ बदलो कुछ नहीं बदला तो भाव प्रधान। दो स्थितियां विशेष तौर पे याद रखनी है। क्या? कि कर्ता के बाद क्या हो? क्या हो? क्रिया किसके अनुसार बदले तो वाक्य कौन सा माना जाएगा? और कर्ता के बाद क्या हो? और कर्म के बाद तो वाक्य कैसा माना जाएगा? कैसा माना जाएगा? समझ में आयो? आयो? अब मैं कुछ वाक्य दे रहा हूं, आप बताएंगे? ठीक है जी। एक एक वाक्य का चिंतन करो। मैं पूछने वाला हूं एक एक को खड़े करके। मान लीजिए मैंने ये 5 वाक्य लिखे हैं। पहले वाक्य की चर्चा करें। दादी कहानी सुनाएगी। बोलो। कैसा प्रधान? दादा कहानी सुनाएगा। जैसे ही कर्ता बदला क्या बदली? क्रिया। तो वाक्य कैसा हुआ रे? कर्तृ प्रधान। मैं व्यायाम करता हूं। बोलो। मैं व्यायाम करती हूं। जैसे ही कर्ता का लिंग बदला क्रिया बदली कि नहीं बदली? अरे बदली कि नहीं बदली? तो वाक्य कैसा हुआ? कर्तृ प्रधान। रमेश ने रसगुल्ला खाया। सोच के बोला करो, ट्रिक अप्लाई करा करो। कर्ता के बाद क्या हो? क्रिया किसके अनुसार बदले? कर्म के अनुसार। तो क्या माना जाएगा? भाई रमेश ने जलेबी खाई, क्रिया किसके अनुसार बदली? कर्म के अनुसार। लेकिन कर्ता के बाद क्या आ गया? तो विशेष स्थिति बताई ना लास्ट में। तो वाक्य कैसा हो गया? कर्तृ प्रधान। राम के द्वारा कहानी लिखी गई। बोलो। राम के द्वारा कहानी लिखी गई। राम के द्वारा उपन्यास लिखा गया। राम के द्वारा पत्र लिखा गया। क्या बदला? तो क्या बदली? भाई राम की जगह सीता लिखो, प्रभाव पड़ेगा क्या? सीता के द्वारा पत्र लिखा गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। सीता के द्वारा कहानी लिखी गई, कोई प्रभाव नहीं। कि किसको बदलने पर क्रिया बदल रही है? कर्म को। तो वाक्य कैसा हो गया? बोलो। इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? कर्म प्रधान। साधु साधु। अखबार पढ़े जाते हैं, इसमें कर्ता तो है ही नहीं। क्या पढ़े जाते हैं? अखबार। ये कर्म है। कविता पढ़ी जाती है, कर्ता तो इसमें है ही नहीं। ठीक है भाई, कौन पढ़ रहा है ये थोड़ी लिखा गया। अखबार पढ़े जाते हैं। अखबार पढ़े जाते हैं, किसके द्वारा? वो कर्ता होगा, वो इसमें अनुपस्थित है। बात आई कर्म की। कर्म बदल करके देखो, अखबार की जगह कविता लिखो। कविता क्या बदलने पर क्रिया बदली? कर्म बदलने पर। वाक्य कैसा हुआ? कर्म प्रधान। अरे कैसा हुआ रे? समझ में आयो नहीं आयो? रिपीट कीजिए। क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद हुए? 3। सब बोलो यार। कौन कौन से? कर्तृ प्रधान, कर्म प्रधान, भाव प्रधान।
अब परिभाषा की बात करें। यदि क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है तो वाक्य कैसा होगा? यदि क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है तो, यदि क्रिया भाव के अनुसार आती है तो, जी कर्ता का लिंग बदलने पर क्रिया बदली तो, बोलो, कर्म का लिंग बदलने पर क्रिया बदली तो, और कुछ भी बदलो कुछ नहीं बदला तो, भाव प्रधान, कर्तृ प्रधान में क्रिया सहकर्मक भी होती है और कर्म प्रधान में क्रिया सदैव, भाव प्रधान में क्रिया प्राय अकर्मक होती है, लेकिन कभी कभी, और जब सहकर्मक होती है तो कर्ता के साथ क्या होता है? ने। कर्म के साथ क्या होता है? क्रिया किस काल में आती है? सामान्य भूतकाल में आती है, और अन्य पुरुष में आती है, पुल्लिंग में आती है, और एक वचन में आती है। ठीक है, क्रिया पुल्लिंग, भले कर्ता स्त्रीलिंग हो, सीता ने रावण को मारा, लड़कियों ने लड़कों को पीटा, कर्ता स्त्रीलिंग है लेकिन क्रिया क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, फिर हमने एक विशेष स्थिति का दर्शन यहां किया कि कर्ता के बाद क्या हो? ने, और क्रिया किसके अनुसार बदल रही हो, तो व्यक्ति को आभास तो किसका होगा? कर्म प्रधान का, लेकिन माना क्या जाएगा? कर्तृ प्रधान। क्या माना जाएगा? कर्तृ प्रधान। समझ में आयो? 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 विश्राम दे कक्षा को। जय हिंद।